अस्सलाम वालेकुम। आप सबको थांग चीनी क्लास में खुश आमदीद। आज हम पहले सबक का हिस्सा ए पढ़ेंगे। चीनी जुबान को सीखने के लिए दो तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिनमें से एक है नी हाओ यानी चीनी अल्फाज या करैक्टर, और दूसरा है नी हाओ यानी पिनियन का तरीका। तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ किस्म के चीनी अल्फाज या करैक्टर को देखते हैं। चीनी अल्फाज या करैक्टर बहुत हैरत अंगेज हैं। वक्त के साथ साथ ये सफर कर सकते हैं, यानी वक्त के साथ साथ ये बदलते हैं लेकिन अपनी असली हालत ही में रहते हैं। क्या वाकई ही ऐसा होता है? दौरे जदीद के लोग आज भी पत्थर पर 2000 साल पहले लिखे गए चीनी अल्फाज या करैक्टर को पढ़ सकते हैं। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? मिसाल के तौर पर 3000 साल कबल से पहले एक लफ्ज रन जो वक्त के साथ साथ बदलता रहा लेकिन इसका मतलब वही रहा, यहाँ तक कि बच्चा बच्चा भी ये जानता है। ऐसा क्यों है कि चीनी अल्फाज या करैक्टर 1000 साल सफर करने के बाद भी लोग अब भी इन्हें पढ़ सकते हैं और इनका मतलब भी जानते हैं? क्योंकि चीनी अल्फाज नजरियाती निज़ाम का रस्मुल खत है। ये वाहिद नजरियाती निज़ाम है जो आज भी दुनिया में मौजूद है। दर हकीकत तारीख में ऐसे 4 किस्म के लिखावटी निज़ाम मौजूद हैं। चीनी लिखावट के अलावा माया लोगों की माया लिखावट भी शामिल है। कदीम मिस्र की मुकद्दस तहरीरी किताब, सुमेरियन तहरीर, जदीद दौर में ये तीनों तारीख नापैद हो चुकी हैं। सिर्फ एक तरह की चीनी करैक्टर्स बाकी रह गए हैं और ये कल से हजारों साल की इर्तिका के बाद अब भी मौजूद हैं। चिनवन चीनी अल्फाज या करैक्टर की खुताती की एक किस्म है। इन शांख चो खानदानों की कांसी के सामान पर बनाए गए थे। मैं रस्मुल खत यानी मजबूत तस्वीरी किरदार के साथ रस्मुल खत यानी सरकारी रस्मुल खत से पहले का फ़ॉन्ट। सरकारी रस्मुल खत ली कनशू के 8 तर्जों में से एक है और ये एक पुख्ता फ़ॉन्ट तर्ज है जो आमतौर पर चीनी अल्फाज या करैक्टर में पाया जाता है। बाकायदा रस्मुल खत यानी चीनी हरूफ की एक किस्म है। ये अब सरकारी रस्मुल खत में भी इस्तेमाल होती है। बहुत आसान, उफ़क़ी और अमूदी तर्ज में लिखी जाती है। चीनी अल्फाज या करैक्टर एक कदीम और मुख्तलिफ रस्मुल खत है जिसे लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। अदादो शुमार के मुताबिक अब 80,000 से ज़ाहिद चीनी अल्फाज या करैक्टर मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ 3500 चीनी अल्फाज या करैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें कुल कितने चीनी अल्फाज या करैक्टर्स को सीखने चाहिए तो चीनी जुबान बोलना आ जाएगी? 3500। दर हकीकत सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 300 चीनी हरूफ सीखने की जरूरत है और हम इस तरह रोजमर्रा जिंदगी में बआसानी गुफ्तगू कर सकते हैं। चीनी अल्फाज करैक्टर की तारीख 3000 साल से कबल अरसा पुरानी है। ये कदीम रस्मुल खत कैसे आए? आइए आज मिलकर चीनी रस्मुल खत इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, ये एक पेंटिंग है। ये 3000 साल कबल अरसा पहले पुराने जमाने के लोगों ने बनाई थी। इसको देखिए, आपको क्या चीज इस पे पेंट नजर आ रही है? ये क्या है? जी हाँ, ये पहाड़ है। शन, ये सूरज है। पानी, श्वे, परिंदे, न्याव वगैरह वगैरह। इससे हम हजारों साल पहले लोगों के तर्ज जिंदगी और वकूअ पज़ीर चीजों का पता चला सकते हैं या हमें पता चलता है। ये वाकई ही बहुत हैरत अंगेज है। दरअसल पुराने जमाने में चीनी अल्फाज या करैक्टर मुख्तलिफ चीजों को देखकर बनाए जाते थे। जैसे आप ये देखिए, शन, ये पहाड़ से मिलता जुलता है, यानी पहाड़ से निकला है शन। इसी तरह श्वे मतलब पानी, थियन मतलब फसल या फसलें। चीनी अल्फाज या करैक्टर जो इस तरह की तस्वीरों को देखकर तश्कील किए गए हैं, हम इनको तस्वीरी या अलामती चीनी अल्फाज या करैक्टर कहते हैं। चीनी अल्फाज या करैक्टर बनाने के इस तरीके को तस्वीर निगारी भी कहते हैं। ये वाकई ही बहुत दिलचस्प है। आइए इन दी गई तस्वीरों को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि नीचे दी गई तस्वीरों के साथ कौन सा लफ्ज या करैक्टर मैच कर रहा है। जैसे वांग, ये वांग से मिल रहा है। मुंह, मुंह से। हो यानी हो। अगरचे तस्वीरें सादा हैं लेकिन बहुत दिलचस्प हैं।
अच्छा, कुछ ऐसी भी हैं चीनी अल्फाज करैक्टर जो तस्वीरी शक्ल को मिलाकर या इकट्ठा करके लिखे जाएं तो एक नया चीनी अल्फाज या करैक्टर बन जाएगा। आइए देखते हैं कि कदीम ज़माने में दानिशमंद लोगों ने किस तरह इस किस्म की चीनी अल्फाज या करैक्टर लिखे या दरियाफ्त किए। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक करैक्टर है मुंह, और ये भी एक मुंह का करैक्टर है। जब दोनों करैक्टर्स को एक साथ लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा लेन, जिसका मतलब है जंगल। जब लेन करैक्टर के नीचे एक आग का करैक्टर यानी हो का करैक्टर लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा फन, और फन का मतलब है जंगल में आग लग जाना या जंगल में आग का लगना। दोनों चीनी अल्फाज या करैक्टर को इस तरह इकट्ठा करके रखा जाए कि मुतलका मफहूम को बरकरार रखते हुए एक और नया चीनी लफ्ज़ या करैक्टर बना दिया जाए, और इस किस्म के तरीके को नजरियाती मुरक्कब कहते हैं। दर हकीकत चीनी अल्फाज या करैक्टर तहलील करने का एक और भी तरीका है जो पिछले दो तरीकों से ज़्यादा आसान है, जिसको हम खुद वज़ाख्ती तरीक़ाकार कहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। आपको ये कुछ निशानात दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल जब पुराने ज़माने में कोई शख्स एक शिकार करता था तो वो एक लाइन डालता था, जिसका मतलब है कि एक। जब वो दो शिकार करता था तो दो लाइन डाल देता था, जिसका मतलब है दो। इसी तरह आखिरी लाइन से मुराद तीन के मायने हैं। इसी तरह से बनाए गए चीनी अल्फाज या करैक्टर को खुद वज़ाख्ती चीनी अल्फाज या करैक्टर कहा जाता है। कहा हमने अभी अभी जिन तीन तरीकों का जिक्र किया है वो इब्दाइया चीनी अल्फाज या करैक्टर हैं, और ऐसे चंद ही चीनी अल्फाज या करैक्टर हैं। कम से कम 80% चीनी अल्फाज या करैक्टर दूसरे तरीके से बनाए गए हैं जो चीनी सीखने के लिए बहुत आसान है। सब शक्ल और आवाज़ का मुरक्कब हैं। जिन चीनी अल्फाज या करैक्टर का एक हिस्सा मायने की निशानदेही करता है और उसी चीनी अल्फाज या करैक्टर का दूसरा हिस्सा तलफ़्फ़ुज़ की निशानदेही करता है। मिसाल के तौर पर मुंह, इस मुंह का तलफ़्फ़ुज़ मुंह है और जबकि इस मुंह का भी तलफ़्फ़ुज़ मुंह है। इसी चीनी लफ्ज़ या करैक्टर के बाएं हिस्से का मतलब पानी के हवाले से है, लिहाजा इस तरह के चीनी अल्फाज या करैक्टर का मतलब उस जमाने में नहाने धोने से मुतल्लिक है। लेन, लेन का तलफ़्फ़ुज़ इस लेन के तलफ़्फ़ुज़ से एक जैसा है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि बाएं हिस्सा पानी के हवाले से है, तो ये जिन भी चीनी अल्फाज या करैक्टर में नजर आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि इस तरह का लफ्ज़ पानी से मुतल्लिक है। ये वो चार तरीके थे जो अभी भी हमने सीखे हैं, और ये तरीके चीनी लोगों ने दरियाफ्त किए हैं, और ये चार तरीके चीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि हमने चीनी अल्फाज या करैक्टर की तश्कील सीख ली है तो अब हम चीनी अल्फाज या करैक्टर के साथ सीखेंगे। अब आप इन दो चीनी अल्फाज या करैक्टर को गौर से देखिए। आपको ये एक जैसे नज़र आ रहे हैं? आप वाकई बहुत ज़हीन हैं। वो एक जैसे नहीं हैं। इन दोनों चीनी अल्फाज या करैक्टर में से हर एक मुकम्मल मायने की नुमाइंदगी करता है, जिसके नतीजे में इसे दो वाहिद चीनी अल्फाज या करैक्टर में तकसीम किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीनी अल्फाज या करैक्टर को किस तरह से अलग किया जाए तो पहले चीनी अल्फाज या करैक्टर को याद रखना मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है? इसके अलावा हमें ये याद करने और समझने में भी मदद देता है। इस तरह के चीनी अल्फाज या करैक्टर को वाहिद या सिंगल करैक्टर कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि इन चीनी अल्फाज या करैक्टर को दो चीनी अल्फाज या करैक्टर में तकसीम नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, चुनाचा इन्हें वाहिद या सिंगल करैक्टर कहा जाता है। आइए मिलकर इन चीनी अल्फाज या करैक्टर की साख या स्ट्रक्चर का तज्जिया करते हैं। मुंह बाएं और दाएं के हिस्से की तरफ मुश्तमिल होता है, लिहाजा ये लफ्ज़ बाएं से दाएं हिस्से पर मुश्तमिल होता है। जहाँ तक लेन का ताल्लुक है ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जी हाँ, लिहाजा ये लफ्ज़ भी बाएं से दाएं हिस्से पर मुश्तमिल होता है। ये मिसाल आपके लिए कदरे मुश्किल हो सकती है, आइए हम इसको मिलकर समझते हैं। लेन, ये लफ्ज़ तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, बाएं तरफ का हिस्सा, दरमियान का हिस्सा और दाएं तरफ का हिस्सा। फन,
یہ لفظ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اوپر کا حصہ اور ایک نیچے کا حصہ، لہٰذا اس طرح کے چینی الفاظ یا کریکٹر کو کہتے ہیں اوپر کا اسٹرکچر اور نیچے کے اسٹرکچر والا چینی الفاظ یا کریکٹر۔ آج کے سبق میں ہم نے 4 طرح کے چینی الفاظ یا کریکٹر کی ساخت کو سیکھا ہے۔ آنے والے اس وقت میں ہم آہستہ آہستہ مزید چینی الفاظ یا کریکٹر کی ساخت یا اسٹرکچر کو سیکھیں گے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ چینی الفاظ یا کریکٹر کی ساخت کو سمجھنے کے لیے، مثلاً آپ تلفظ جانے بغیر یہ جان سکتے ہیں کہ اس چینی لفظ یا کریکٹر کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ حیرت انگیز اور دلچسپ چینی الفاظ یا کریکٹر کے بارے میں آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ اگلی بار ہم اس سبق کے حصے ہی میں چینی الفاظ کی پینین کے بارے میں سیکھیں گے۔ شیشے، سائچین، شکریہ، خدا حافظ۔